का है। ओके, स्प्रिंग बूट। So let me learn about Spring Boot. It is mostly awaited framework, and why I am calling it as a framework, Spring Boot, because we already have seen one more framework, that is Spring. Then question is arises, is it different framework? No. We can say it is the framework of framework. Spring Boot is a framework of Spring framework. As I told you, Spring is very huge framework. It's a very bulky framework because it supports, or we can say, it integrates different type of modules in itself, like context module, AOP module, then ORM, then DAO, then web module, then MVC module, Spring MVC module, on the top of IOC module, of course. Right? So IOC module is the base module of Spring. I'm talking about Spring. Okay. So Spring जो ये इतने सारे मॉड्यूल्स को कवर करता है, तो इसके चक्कर में क्या हो गया कि ये बहुत बड़ा फ्रेमवर्क बन गया। अब बाद में नौबत ये आ गई, जब स्प्रिंग बूट नहीं आया था तब ऐसा माना जाता था कि एक अकेले डेवलपर को कंप्लीट स्प्रिंग का नॉलेज हो ही नहीं सकता, इतना बड़ा है कि किसी में अच्छा है तो किसी में मतलब उसको, क्योंकि सब कुछ मैनुअली करना पड़ता था। वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मैनुअली हो रहा था, वहाँ पे जितने भी काम है, मतलब अगर कोई डिपेंडेंसी चाहिए तो वो मैनुअली लानी पड़ रही थी, सारे काम वो करने पड़ रहे थे। तो इस वजह से हमने अभी उस लेवल पे काम किया नहीं कि हमको एक्सटर्नल डिपेंडेंसी की जरूरत पड़ी, अदरवाइज वहाँ पे हमको मैनुअली लानी पड़ती है ना, डाउनलोड करनी पड़ती। तो ये सारी चीजें हो रही थी, तो उस वजह से वो एप्लीकेशन फ्रेमवर्क होते हुए भी ऐसा हो रहा था कि यार थोड़ा मुश्किल था। इनफैक्ट कल के लास्ट लेक्चर के एप्लीकेशन में देखा है मीटिंग में कि हमको कितना ध्यान रखना पड़ रहा है कि web.xml में आपका डिस्पैचर सर्वलेट कॉन्फ़िगर है या नहीं है। इट्स ओके, थैंक्स टू नेटबीन्स उसने कर दिया। अब वही काम अगर मैं Eclipse में करता तो मुझे वो पूरा है ना कंट्रोल शिफ्ट की दबा के उसको निकालना, लगाना, कॉन्फ़िगर करना, मतलब उस सर्वलेट का भी बेसिक नॉलेज आपको चाहिए था। तो वैसे तो वो होना चाहिए सर्वलेट का बेसिक नॉलेज, लेकिन वहाँ के लिए मैंडेटरी था कि भैया अगर इसको नहीं है तो वो कॉन्फ़िगर ही नहीं कर पाएगा वेब-एक्स। दूसरा कि व्यू रिजॉल्वर को कैसे कॉन्फ़िगर करना, तो उसके लिए बीन्स वगैरह का नॉलेज होना पूरा जरूरी था आपको, है ना। तो कैसे पी स्कीमा यूज होता है, सी स्कीमा यूज होता है, और एक कंप्लीट नॉलेज और सारी चीजों का एक मैनुअल इंप्लीमेंटेशन रिक्वायर्ड। तो ये सब देखते हुए जावा के डेवलपर्स को लगा कि यार क्यों ना हम इसका भी एक फ्रेमवर्क बना दें। तो ये जो मैनुअल वर्क है, जो 80% वर्क हमको बस एप्लीकेशन कोई भी बनाओ ये करना ही करना है। सोचिए कल उस एप्लीकेशन को थोड़ा सा विजुलाइज करके कि मैं दूसरी MVC बनाता, रिक्वेस्ट डिस्पैचर को, सॉरी डिस्पैचर सर्वलेट को कॉन्फ़िगर करना ही पड़ता, ठीक है, व्यू रिजॉल्वर लाना ही पड़ता, है ना। इट इज कॉमन फॉर ऑल एप्लीकेशन। तो जब ऐसे बहुत से काम हैं जो हमको करने ही पड़ते मैनुअली, जबकि वो कॉमन वर्क है, तो स्प्रिंग बूट बोलता है कि जो कॉमन वर्क है डेवलपर उस पर ध्यान क्यों दे। हर एप्लीकेशन में जो लगना ही लगना है तो वो डेवलपर उसके पीछे अपना टाइम क्यों वेस्ट करे। जैसे वो एप्लीकेशन डेवलप करता है वो सारी चीज हम कॉन्फ़िगर करके दे देते खुद से। फिर उसके बाद यानी कि 80% वर्क
खुद स्प्रिंग बूट अपने तरफ से करके आपको दे देता है प्रोडक्शन लेवल की एप्लीकेशन को डेवलप करने। बचा हुआ जो 20% वर्क है वो इसलिए है क्योंकि एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन आपकी रिक्वायरमेंट चेंज होगी, है ना। तो और आपको फैसिलिटेट करता है कि भैया हमने कुछ किया है, अगर इसमें आपको थोड़ा सा कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए आपके हिसाब से तो आपको फैसिलिटी है कि आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए उसने 20% वर्क डेवलपर की तरफ छोड़ा है। तो आप सोचिए कि आउट ऑफ 100% अगर 80% खुद स्प्रिंग बूट कर दे रहा है तो हमारा कितना काम कम कर दिया, ठीक है। तो इस वजह से स्प्रिंग बूट का एक डेफिनेशन बनता है, उसको आप लोग नोट कर लीजिए ताकि आप इंटरव्यू वगैरह में आंसर कर सके समन आस्क। Spring Boot is a framework of built on the top of the Spring framework. Built on the top of the Spring framework that makes it easy to create. That makes it easy to create standalone प्रोडक्शन रेडी कॉमा लगा के स्टैंड अलोन कॉमा प्रोडक्शन रेडी कॉमा स्प्रिंग बेस्ड एप्लीकेशन विथ मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन। तो अब स्प्रिंग बूट के आने से हमको फायदा क्या हुआ? नाउ देर इज नो नीड टू क्रिएट एनी टाइप ऑफ एक्सएमएल। एक्सएमएल से आपको कंप्लीटली छुटकारा मिल गया, ठीक है। कोई भी सर्वर के साथ मैनुअल सेटअप करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये बात अलग है, ऑलरेडी हमारे नेटबीन के साथ में टॉमकेट या ग्लासफिश ऑलरेडी कॉन्फ़िगर थे पहले से, तो हमने उसको यूज किया। अदरवाइज आपको इक्लिप्स में हर एप्लीकेशन में मैनुअली सर्वर को भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। इफ यू आर क्रिएटिंग वेब एप्लीकेशन इन यूजिंग इक्लिप्स तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो हमको पता क्यों नहीं चला नेटबीन में जब वो एप्लीकेशन बनाए, क्योंकि नेटबीन में ऑलरेडी हमने वेब एप्लीकेशन सर्वलेट जेएसपी का यूज करके बना रखा था। तो हमको पता है जैसे वेब एप्लीकेशन लिखो तो पीछे से जेएसपी सॉरी टॉमकेट या ग्लासफिश कॉन्फ़िगर उसका बेनिफिट मिल गया हमको नेटबीन में, है ना। अदरवाइज इक्लिप्स में हमको वो भी करना पड़ता। तीसरा पॉइंट होता है कि कॉम्प्लेक्स डिपेंडेंसी मैनेजमेंट। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि जितने भी जार फाइल हमको रिक्वायर्ड है कोई काम करने के लिए, ये बात अलग है कि हमने जो प्रीवियस कोर इसमें मतलब सिंपल स्प्रिंग में एमबीसी को सिर्फ अकेला ऐसी बना दिया, उसमें कोई ना हमने डाटाबेस कनेक्ट किया ना कुछ किया। अब डाटाबेस कनेक्ट करते तो उसके लिए जार फाइल की जरूरत होती है ना। सिर्फ माइस्क्यूएल और जार नहीं, स्प्रिंग की जार फाइल की जरूरत होती है। तो वो सारी जार फाइल हमको मैनुअली डाउनलोड करनी पड़ती और उसको जैसा जार फाइल ऐड करते हैं वैसा ऐड करना पड़ता। लेकिन अब स्प्रिंग बूट बोलता है उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। वाई? इसको बोला जाता है कि इट इज अ सेल्फ ओपिनियटेड। स्प्रिंग बूट इज अ सेल्फ ओपिनियटेड। सेल्फ ओपिनियटेड का मतलब होता है कि आपने कुछ बता दिया उसको कि मैं अपना इंटेंशन शो कर दिया कि मैं इस टाइप की एप्लीकेशन बनाने जा रहा हूं, तो वो एक ओपिनियन क्रिएट करता है कि ओके इस टाइप की एप्लीकेशन बनने जा रही थी, इनको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, ये जार फाइल चाहिए होंगी, है ना। तो वो क्या करेगा, उसने खुद का ओपिनियन क्रिएट किया और वो जार फाइल उसने ऐड करना चालू कर दिया आपकी एप्लीकेशन में खुद ऑनलाइन। स्प्रिंग बूट में एक खास बात यह है बेटा, स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन में इंटरनेट रिक्वायर्ड है क्योंकि ये रन टाइम पे चीज़ों को डाउनलोड करता है।
है ना, क्योंकि सेल्फ ओपिनियटेड, आपने सिर्फ नाम बोला कि मुझे स्प्रिंग एमवीसी की एप्लीकेशन बनानी है, ठीक है, बोलने का तरीका है, मैं बताऊंगा। तो उसको बोलने के बाद में वो समझ गया कि ओके, हमारा डेवलपर चाह रहा है कि वो स्प्रिंग की एमवीसी एप्लीकेशन डेवलप करे, तो क्या क्या लगेगा भैया इसको, तो इसको जितनी भी एक सर्वर चाहिए होगा, तो अब वो सर्वर को एम्बेड कर देगा। देयर इज नो नीड, स्प्रिंग बूट में टॉमकेट अपने आप आएगा, एंड उसके अंदर एम्बेड होंगे। ये आपका जो टॉमकेट यहाँ पे इंस्टॉल है इसका कोई लेना देना नहीं है, आपका जो ग्लासफिश इंस्टॉल है उसका कोई लेना देना नहीं है, इसका अपना टॉमकेट एम्बेड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब डिपेंडेंसी जो हम लोग इसमें डालेंगे वो ऑटोमेटिकली डिपेंडेंसी का मैनेजमेंट हो पाएगा। और दूसरा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, नो नीड टू राइट बॉयलरप्लेट कोड, बहुत हेवी कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, बड़े सिंपल सिंपल सी चीज़ें इसमें दे रखी है। जो ट्रेडिशनल तरीके से आप लोग करते थे कि आप यूज़र से इनपुट आ रहा है मान के चलिए HTML के थ्रू, और आप इधर उसको फैच करते थे, तो आप क्या करते थे, पहले HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाते थे, फिर उस रिक्वेस्ट के रेफरेंस से आप उसका गेट सर्वलेट पैरामीटर मेथड कॉल करते थे, या गेट पैरामीटर नेम्स कॉल करते थे, या वैल्यूज कॉल करते थे। तो ये सब इतना करने की जरूरत नहीं है, उसने बड़ा सिंपल सिंपल से तरीके दे दिए हैं, उससे आप डायरेक्ट व्यू डाटा फैच कर सकते हो, ठीक है। आपको दिखेगा इसकी ब्यूटी कितनी है, बहुत ब्यूटीफुल फ्रेमवर्क है, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन बना देता है। तो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन फीचर्स में लिखिए, फीचर्स ऑफ स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। पहला फीचर, इट इज स्टैंड अलोन, इट इज स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि वाई वी कॉल्ड इट स्टैंड अलोन, कि जैसे मैं बात कर रहा हूं कि अगर मेरे को वेब एप्लीकेशन भी बनानी है, तो वेब एप्लीकेशन में जो टॉमकेट है सर्वर, वो एप्लीकेशन के अंदर है, यानी एप्लीकेशन ने उसको अपने अंदर एनकैप्सुलेट करके रखा हुआ है। तो हमको क्या करना है कि एक जार फाइल क्रिएट करनी है वेब एप्लीकेशन के लिए, वार फाइल क्रिएट नहीं करनी, अदरवाइज हमको वार फाइल क्रिएट करनी पड़ती थी, और उस वार फाइल को डिप्लॉय करना पड़ता था कहां पे, वेब सर्वर पे। ये एक्चुअल फ्लो था, डिप्लॉयमेंट था। लेकिन स्प्रिंग बूट ने क्या बोला कि भैया टॉमकेट या कोई सर्वर अब बाहर तो है नहीं, मेरे अंदर ही है, तो आप एक काम करो, आपने जो एप्लीकेशन बनाई है ना उसकी जार फाइल बनाओ। क्यों? क्योंकि मैं एक क्लास आपको प्रोवाइड करूंगा जिसमें मेन मेथड ऑटोमेटिकली रहेगी, ठीक है। और स्टैंड अलोन एप्लीकेशन का मतलब ये कि एक मेन मेथड वाली क्लास चाहिए, तो कोर जावा की एप्लीकेशन बन जाती है। तो मेन मेथड वाली क्लास को ये खुद ही प्रोवाइड कर देगा हमको, और बोलता है कि आप उसकी जार फाइल बनाओ, आपकी एप्लीकेशन का स्टार्टिंग पॉइंट मेरी मेन मेथड रहेगी, मैं पूरी एप्लीकेशन को रन कर दूंगा, जहां मेरे को जरूरत पड़ती है कि एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है तो मैं जार के फॉर्मेट में ही उस सर्वर पे डिप्लॉय भी कर दूंगा। ये सारे काम ऑटोमेटिक खुद कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से हम ये बोल देते हैं कि ये अब स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बना पाता है। सेकेंड फीचर इज इट इज ऑटो कॉन्फ़िगर्ड, इट इज ऑटो कॉन्फ़िगर्ड। हमको अलग से बीन्स बनाने की जरूरत नहीं है, जो कि हमने स्प्रिंग में देखा, बीन बना बना के हमने काम किया है ना। तो ये सब ऑटो कॉन्फ़िगर्ड है। और फिर उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी लिख लीजिए, इट इज सेल्फ ओपिनियटेड, इट इज सेल्फ ओपिनियटेड, इट गिव्स, उसी में लिख लीजिए, इट गिव्स डिफॉल्ट सेटिंग्स, it gives default setting so that developer can focus on writing code only, ठीक है। डिफॉल्ट सेटिंग दे देगा ये अपने तरफ से। उसके बाद आपको ये फैसिलिटेट भी करेगा कि उस डिफॉल्ट सेटिंग में कुछ मॉडिफिकेशन या कस्टमाइजेशन करना है तो यू कैन डू दैट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट,
ठीक है, लेकिन आपकी एप्लीकेशन को चलाने लायक एप्लीकेशन सेटिंग ये खुद ही करके दे देगा। आपको ऐसा नहीं रहेगा कि यार एक सेटिंग करना मैं भूल गया, उस वजह से मेरी एप्लीकेशन नहीं चल रही है। डिफॉल्ट कर दिया है इसने, आपकी एप्लीकेशन तो चल जाएगी, लेकिन आपको लगता है कि नहीं, आउट ऑफ सिक्योरिटी, आउट ऑफ फलाना रीजन है, बिकाना रीजन जो भी है, मेरे को थोड़ा सा इसमें चेंजेस करना है, तो उसके लिए भी फैसिलिटी है कि आप कर लो जाए। ठीक है, प्रोडक्शन रेडी, प्रोडक्शन ग्रेड जो हम लोग एप्लीकेशन बोल रहे हैं, व्हाई वी कॉल इट प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन, क्योंकि स्प्रिंग बूट आपको फैसिलिटेट करता है कि ये अपने अंदर एक टेस्टर को भी, टेस्टिंग टूल को भी अपने अंदर एम्बेड करके रखता है। यानी आपने कोई एप्लीकेशन बनाया तो हाथों हाथ, बीइंग ए डेवलपर, यू कैन टेस्ट योर एप्लीकेशन आल्सो। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सटर्नल टेस्टिंग टूल like Selenium and all. Of course, जो स्पेसिफिक टेस्टर प्रोफाइल के लोग होते हैं वो तो टेस्टिंग करेंगे अपनी तरफ से, लेकिन उसके पहले भी हम टेस्ट करके दे सकते हैं उसको अपनी एप्लीकेशन अपने हिसाब से, कि भैया मैंने अपनी एप्लीकेशन जो डेवलप की है उसको मैं टेस्ट कर सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि आप लोग जब कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे तो यू कैन टेस्ट योर ओन एप्लीकेशन बाय योरसेल्फ। ठीक है, उसके लिए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमारे पास अपना टूल है। ठीक है, और इसके साथ ही ये हेल्थ चेकअप कर लेता है अपनी एप्लीकेशन का, कि सिक्योरिटी के लिए एम्बेडेड फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आप सिक्योरिटी एनहांस कर सकते हैं, आप अपनी एप्लीकेशन को ऑथराइज ऑथेंटिकेट करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे काम स्प्रिंग बूट ने अपने अंदर संभाल के रख दिया है। बस छोटी सी डिपेंडेंसी हमको उसको बतानी पड़ती है, यानी अपना इंटेंशन शो करना होता है कि व्हाट यू वांट टू डू नाउ, और वो उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड चीजें होती है वो आपके लिए लाके आपकी जार फाइल में आप डिपेंडेंसी के रूप में रख देते हैं। ठीक, इसका एक फीचर में आप इसको नोट कर लीजिएगा, इट प्रोवाइड कन्वेंशन और कॉन्फ़िगरेशन। यह आपको कुछ कन्वेंशंस प्रोवाइड करता है कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। मतलब अभी तक जो हमको कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ते थे उसके ऊपर इसने कन्वेंशन देके रखा हुआ है कि आप ऐसा ऐसा उस काम को कर सकते हो। ठीक है, और वो बिहाइंड द सीन ऑटोमेटिकली चीजें कॉन्फ़िगर्ड हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे आपने अपना इंटेंशन बताया कि मेरे को एमवीसी बनाना है, तो उसने क्या किया, डिस्पैचर सर्वलेट को कॉन्फ़िगर कर दिया खुद ही से, व्यू रिजॉल्वर का काम कर दिया उसने। लेकिन जैसे अब व्यू रिजॉल्वर में आपने क्या फोल्डर बना रखा है, ठीक है, आपने क्या फोल्डर बना रखा है, आपने अगर कोई काम मैनुअली किया हुआ है कि मुझे मेरे एप्लीकेशन में ये फोल्डर चाहिए, जैसे आपने कल की एप्लीकेशन में देखा कि आप क्या करते थे, एक व्यूज नाम का फोल्डर बनाए थे, है ना, उसके अंदर फाइलें रखी थी जेएसपी की। मैंने बोला मैंने अनूप नाम का फोल्डर बनाया, तो हाउ कम आर स्प्रिंग बूट नो, है ना, तो उस समय वो बोलता है कि ठीक है आपने बनाया ना, चलेगा, वो भी थोड़ा सा आप वहां पे जाके बता दो उसको कि मेरा ये फोल्डर नहीं है, ये फोल्डर, तो वो उसको कंसीडर कर लेगा। ठीक है, तो इट प्रोवाइड सर्टेन कन्वेंशंस और कॉन्फ़िगरेशन, राइट। इससे हमारा काम बड़ा आसान हो जाता है। तो स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन बनाना वाकई इट्स अ वेरी सिंपल टास्क, और इसी का फील लेने के लिए हमने स्प्रिंग पढ़ा भी, पिछले 4 दिन हमने स्प्रिंग के साथ बिताया। तो उसका रीजन ये था कि जब तक बोलते हैं ना कि आप 800 में नहीं बैठो तब तक मर्सिडीज की ब्यूटी का पता नहीं चलता। आप डे 1 कोई मर्सिडीज पे बैठ जाओगे तो आपको क्या लगेगा, कार ऐसी भी होती है ना, तो ऐसा नहीं है, कार वैसी भी होती है, जैसे 800, है ना, हर झटके आपको समझ में आएंगे रोड पे, सिक्योरिटी कम रहेगी, फीचर्स कम रहेंगे, लेकिन वहीं पे मर्सिडीज बैठे वाह चलता फिरता किला लगेगा आपको, है ना। तो वो फीलिंग तभी आएगी जब वो चीज देखी होगी, साइकिल पे चले होंगे तभी आपको बाइक का मजा आया होगा, है ना, कि बाइक क्या आपको फैसिलिटी दे रही है।
तो वही है, स्प्रिंग बूट पे अगर काम करना है तो स्प्रिंग का नॉलेज उससे इसमें होना चाहिए। तो प्रसाद थोड़ा सा इसको कर लेना बेटा इनिशियल डेज में, ठीक है, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से ओनली 12 डेज लेफ्ट ना, ये 12 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग वेरी बैड कि ये आज पहले दिन में ही गायब है। ये ऐसे बच्चे होते हैं, मैं बोलता भी हूँ कई बार, थोड़ा बहुत बुरा भी लग रहा है, तकलीफ भी है, आके बैठो तो एटलीस्ट, क्योंकि ये लेक्चर होता है, वीडियो से सुनना, वीडियो तो दे ही रहे हैं, वो फील नहीं आता। ठीक है, अब इसके बाद में स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन बनाते थे, ठीक है। तो स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन बनाने के कई तरीके हैं, किसी भी आईडी पे आप बना सकते हैं। मैं नेटबीन पे भी कंटिन्यू कर सकता था, कोई इशू नहीं था, लेकिन हम लोग एचटीएस पे इसलिए आ रहे हैं, एचटीएस जो इसकी आईडी स्पेसिफिकली, जो कि कल आपने डाउनलोड करते समय देखा कि वो इक्लिप्स बेस्ड भी है, और दूसरा कौन सा था वो, वीएस कोड के बेस पे भी बनी हुई है ना। तो जो बंदा वीएस कोड का आदी है वो वीएस कोड बेस की एचटीएस ले लेता है, जो इक्लिप्स का आदी है वो, अब इक्लिप्स क्या है कि वन ऑफ द पॉपुलर आईडी है जावा में, इसलिए मैंने इक्लिप्स बेस्ड को ही ऑप्ट किया वहां पे। तो चूंकि वो इक्लिप्स बेस्ड आईडी है एचटीएस, तो उसमें सारे फीचर्स जब आप उसको ओपन करोगे तो एग्जैक्टली वो इक्लिप्स का मिरर इमेज दिखेगा आपको, ठीक है। तो जिसने थोड़ा बहुत इक्लिप्स पे काम किया होगा तो वो बहुत ही उसको लगेगा कि मैं वही काम कर रहा हूँ, ठीक है। और आईडी पे स्विच करना इट्स अ सिंपली मैटर ऑफ फ्यू मिनट्स, तो मैं इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता नहीं। अभी जैसे मैं स्विच करूंगा इक्लिप्स पे तो आपको लगेगा कि यार ऑलमोस्ट काम तो वैसा ही होता है, थोड़ा बहुत डायरेक्टिव स्ट्रक्चर ऊपर नीचे होता है, बाकी काम वैसे ही होता है। इंपॉर्टेंट होता है यू शुड क्लियर योर कंसेप्ट, करना क्या है, क्योंकि जो करना है वो इधर भी वही करना है, उधर भी वही करना है, ठीक है। तो इक्लिप्स की एप्लीकेशन जो बनाई जाती है, सॉरी स्प्रिंग की जो एप्लीकेशन जो बनाई जाती है, इसके तरीके हैं। स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, क्योंकि ये स्टैंड अलोन है तो आपका इसमें स्प्रिंग कमांड लाइन को यूज करके भी बना सकते हो। सिंपल नोटपैड से फाइलें ओपन करो, कोड लिखो और कमांड प्रॉम्प्ट पर चलाओ। वेब एप्लीकेशन भी आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। फिर दूसरा है काम इसका कि आप कोई भी नॉर्मल आईडी ले लो, चाहे नेटबीन ले लो, इक्लिप्स ले लो, वीएस कोड ले लो, नॉर्मल वाला, ठीक है। तो उसके साथ भी आप इसको बना सकते हो विथ नॉर्मल आईडी, जो भी है नेटबीन, इक्लिप्स, प्लस देखिए इसमें आपको माविन प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, इनके साथ में आपको माविन प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। मैं माविन पे बात करता हूँ बेटा, जिन्होंने नहीं सुना होगा अभी तक, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा है इसलिए मैं उस पर बात करता हूँ। तीसरा है आप एक हमको पोर्टल मिलता है ऑनलाइन, स्प्रिंग इनिशियलाइजर, इसकी स्पेलिंग ऐसे ही है, KDR, इट इज नॉट अ मिस्टेक, इनिशियलाइजर। और चौथा जो मोस्ट पॉपुलर है, पॉपुलर एक्चुअली 3 और 4 है, चौथा है HTS स्प्रिंग टूल से। हम मोस्टली HTS यूज करेंगे। इस पे काम ये वैसी है कि अब आपके पास में मर्सिडीज है, लेकिन आप अब किसी से 800 उधार लेके उससे घूम रहे हैं,
हाँ मतलब यू हैव गुड फैसिलिटी और आप वही काम कर रहे हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे, मतलब मैनुअल वर्क बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि स्प्रिंग बूट का मतलब क्या रहा, है ना? उसका काम है वो तो डेवलपर को फैसिलिटी दे रहा है और तुम हो कि कमांड लाइन की तरफ जा रहे हो। नॉर्मल आईडी के साथ भी कर सकते हो आप, स्प्रिंग इनिशियलाइजर का यूज करके नॉर्मल आईडी के साथ कर सकते हो, या फिर नॉर्मल आईडी के साथ में माविन का यूज करके भी आप कर सकते हो। तो इसमें भी आपको थोड़े से काम खुद से करने पड़ेंगे। हम अपने काम कम से कम करना चाहते हैं, हम अपना प्रोडक्शन लेवल, अपना जो ब्रेन है हम कोडिंग के ऊपर लगाना चाहते हैं, तो आपको या तो स्प्रिंग इनिशियलाइजर यूज कर लेना चाहिए या एचटीएस यूज कर लेना चाहिए। और इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इनिशियलाइजर एचटीएस इज द बेस्ट सोल्यूशन। ठीक है, तो ऐसा तीन चार तरीके से हम स्प्रिंग की एप्लीकेशन, स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अब जैसे मैंने एक लाइन बोला है कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क वर्क ऑन टॉप ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क वर्क ऑन टॉप ऑफ स्प्रिंग फ्रेमवर्क। इसका मतलब जितना मैंने स्प्रिंग में थ्योरी समझाई थी वो इंटेक्ट है ना? वही आईओसी एओपी सब कुछ है, एओपी हम पढ़ेंगे यहाँ पे करेंगे उसको। और जो मैं इसमें बताने वाला हूँ तो ये भी स्प्रिंग में डायरेक्टली आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ये इट इज नॉट स्प्रिंग बूट का स्पेशल क्या है वो मैं आपको अलग से बोलता हूँ।
कुछ चीजों के बारे में बात करता हूँ, तो होने दो। पहली बात करते हैं हम लोग मावेन की। मावेन जो भी आप एप्लीकेशन बनाते हैं, चाहे कोर जावा की हो, एडवांस जावा की हो, किसी की सेम एप्लीकेशन मावेन के थ्रू भी बन सकती है। ठीक है, मावेन क्या करता है, ये रिसोर्स प्रोवाइडर है। मावेन जो है रिसोर्स प्रोवाइडर। तो मावेन आपको आपके मावेन के पास में एक रिपोजिटरी है खुद की, मावेन रिपोजिटरी बोला जाता है। ऑनलाइन आप मावेन रिपोजिटरी बोलेंगे तो मिल जाती है। तो मावेन रिपोजिटरी क्या है, तो अपने आप में एक गोडाउन है। ठीक है, और उस गोडाउन में दुनिया भर की लाइब्रेरीज या जार फाइल जो बोलते हैं, जो हमको जरूरत होती है, वो जार फाइल उसके अंदर डली हुई है, इसमें मावेन की रिपोजिटरी के अंदर। ठीक है, तो अगर आप मावेन रिपोजिटरी पे जाते हैं और उसको बोलते हैं कि मुझे फलाना काम करने के लिए जो जार फाइल रिक्वायर्ड है वो चाहिए, तो वो अपनी रिपोजिटरी में से लाके आपको दे देता है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोला जाता है रिसोर्स मैनेजर। थोड़ा सा लिख लो आप, मावेन इज नथिंग बट अ रिसोर्स मैनेजर। Maven is nothing but a resource manager which has its own repository, from which it provide dependencies to the developer, required dependency to the developer. ठीक है ना। अब कहने का मतलब क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि मेरे को JSPL ऐड करना था, तो JSPL की जार फाइल हमने डाउनलोड की। कहाँ गए, गूगल पे, और बकायदा नॉर्मल गूगल पे एक आम आदमी सामान हम लोगों ने उस पर सर्च किया, डाउनलोड JSPL, है ना। तो अगर आपने प्रोजेक्ट मावेन लेवल का बना के रखा है, वहां पे ना जार फाइल नहीं देता हुआ, उसकी डिपेंडेंसी देता है। यू नीड टू सिंपली ऐड दैट डिपेंडेंसी इन योर प्रोजेक्ट, और वो उस जार फाइल को अपनी रिपोजिटरी में से डाउनलोड करके आपके प्रोजेक्ट में अटैच कर देता है, और वो आपके लिए काम करता है। ठीक है, आपके काम को आसान करता है कि इधर उधर ढूंढो मत, मैं ला मेरे गोडाउन में होगा। लेकिन उसके लिए हमको वो फॉर द टाइम में डेवलपर को क्या देता है, डिपेंडेंसी देता है। हम उस डिपेंडेंसी को अपने मावेन की जो form.xml फाइल होती है वहां पे चिपका देते हैं, और हमारा प्रोजेक्ट उसको ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर देता है। और इधर जाके देखो ना लाइब्रेरी में, तो जार फाइल आपको दिखने लगेगी, आगे मावेन ने प्रोवाइड कर। तो इस प्रकार से रिसोर्स जो आपको रिक्वायर्ड होते हैं आपके प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, उस रिसोर्स को मैनेज करने के लिए आपका नौकर आसान तरीके से कर देता है काम। तो मावेन इज द रिसोर्स मैनेजर। ठीक है, तो जो प्रोडक्शन लेवल की एप्लीकेशन होती है जनरली वो मावेन बेस्ड होती है। और स्प्रिंग खुद नहीं, स्प्रिंग बोलो, स्प्रिंग बूट बोलो, स्प्रिंग का प्रोजेक्ट भी हम मावेन बेस्ड कर सकते थे। स्प्रिंग बूट खुद इसको यूज करता है। ठीक है, अब सिर्फ इतना है कि जो नॉर्मल प्रोजेक्ट होते हैं उसको नॉर्मल डिपेंडेंसी देता है, लेकिन अगर हमने उसको बोला कि स्प्रिंग बूट के लिए डिपेंडेंसी दी, तो हमको कौन सी डिपेंडेंसी देगा बेटा, स्टार्टर डिपेंडेंसी। सिर्फ इतना ही फर्क है, हमको जो मिलेगी डिपेंडेंसी वो स्टार्टर डिपेंडेंसी मिलेगी, और नॉर्मल प्रोजेक्ट में उसमें स्टार्टर नहीं लिखा है, नॉर्मल डिपेंडेंसी, मतलब वो सिंपल वही जार फाइल लाके दे देगा। तो स्प्रिंग बूट में स्टार्टर डिपेंडेंसी मिलेगी, और स्टार्टर डिपेंडेंसी का मतलब क्या बताया मैंने, कि ये इसके बेस पे और भी जो दुनिया भर की जार फाइल्स की रिक्वायरमेंट होगी ये खुद ही लाके दे देगा। ये पूरा एक स्टार्टर पैकेज दे देता है। ठीक है, आपको सिंगल डिपेंडेंसी लाने की जरूरत नहीं होती, ये पूरा पैकेज दे देता है। से उसने बोला कि 10 जार फाइल का बंडल है, वो स्टार्टर बता देगा ये 10 जार फाइल चाहिए मेरे को, बस आप ला दो।
ठीक है, हमको 10 बार अलग अलग डिपेंडेंसीज को मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। इट इज द बेनिफिट, क्योंकि सीधी सी बात है, वी आर गोइंग टू स्पीड अप आवर डेवलपमेंट। स्प्रिंग बूट का मोटिव ये है ना कि हम अपने डेवलपमेंट को फास्ट करना चाहते हैं। तो भैया आप बस 4-5 नाम दे दो, पूरे प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसी उठा के लाके दे देगा, और वो वही कर रहा है। अभी जो डाउनलोड कर रहा है ना वही कर रहा है। ये एक चीज बतानी थी आपको। फॉर्म का फुल फॉर्म देख लो बेटा, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल मॉडल, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल लिख लेना, कभी इंटरव्यू में पूछ लिया तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फॉर्म। इट इज एक्सएमएल फाइल ना, इसी के अंदर हमको डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ती है। आइए आगे। तो हियर माय प्रोजेक्ट इज कंप्लीटली क्रिएटेड। देख लो राइट साइड में कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है, और ये मेरा टेस्ट स्प्रिंग बूट आ गया। इसको आप एक्सपांड करेंगे, ठीक है। तो आप यहां देख सकते हैं कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में बूट लिखा है ना, तो ये बता रहा है कि सब कुछ शायद बराबर हो गया है, ठीक है। स्प्रिंग बूट में बूट लिखा रहता है, और नॉर्मल स्प्रिंग के प्रोजेक्ट में ये बूट नहीं लिखा रहता। स्प्रिंग बूट को और स्प्रिंग के एप्लीकेशन को देख के समझने का ये तरीका है, ये बूट का एप्लीकेशन है। अब यहां पे देखें सबसे इंपॉर्टेंट फाइल pom.xml। ये वो फाइल है जिसने हमको डिपेंडेंसी ऐड करके दिया। इसमें एरर दिख रही है ना, ये अक्सर आती है। इसका मैं वन टाइम सॉल्यूशन बता देता हूँ आपको, दोबारा पूछना मत यार। इसका कंट्रोल प्लस प्लस से बड़ा होता है, माइनस माइनस से छोटा होता है, ठीक है। तो इसमें ये जो एरर दिखती है आपको भी दिखेगी, बस ये जहां जहां एस लगा है ना बेटा, HTTPS, उसका एस हटा देना, ठीक है। और आगे थोड़ा सा जानना, और कहीं लिखा है क्या? नहीं, देखो एरर भी खत्म हो गई, ठीक है। जुगाड़ है थोड़ा सा, ये कहीं कहीं एस लगा के आ जाता है, उसको सिंपल एस को हटा देना, नॉर्मल HTTP रखना, ओके। चलो पहली बार है तो थोड़ा सा, रूपाली पहली बार तो नाम याद आया मेरे। चलो पहली बार है तो इसको पढ़ लेते हैं ना। देखो मॉडल वर्जन दे रहा है हमको, कौन सा वर्जन हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे पेरेंट टैग आपका दिया हुआ है। पेरेंट टैग में ये क्या करता है कि मतलब सबका पेरेंट, स्प्रिंग बूट स्टार्टर पेरेंट, ये लगा देता है कि आधे काम तो यही कर देता है ना। कि स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के लिए जो कुछ नहीं भी दिया और स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन बनानी है तो कम से कम ये तो रहता ही रहता है, पेरेंट आ जाता है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे ये ग्रुप आईडी वगैरह जो हमने वहां दिया था, आर्टिफैक्ट आईडी, एग्जैक्टली वही आ गए हैं। प्रोजेक्ट का नाम क्या है वगैरह वगैरह सब कुछ, डिस्क्रिप्शन, जस्ट टेस्ट बूट एप्लीकेशन वगैरह। ठीक है, यहां देखेंगे प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में उसने जावा का वर्जन दे दिया। इट इज एज सिंपल कि आप यहां पे जाके 8 लिख दोगे तो जावा 8 पे स्विच कर जाएगा, ठीक है। तो जावा का वर्जन दे दिया, या फिर कभी आप हायर वर्जन पे जाना चाहते हैं
एक्चुअल जो अपन ने डिपेंडेंसीज की बात करते हैं वो आती है डिपेंडेंसीज के अंदर। देखो ये डिपेंडेंसीज प्लूरल फॉर्म में लिखा है, तो ये समझ लो ये रूट टैग हो गया इसका, और ये यहाँ खत्म हो रही है। इसके अंदर हमको डिपेंडेंसी डालनी पड़ती है। ये एक डिपेंडेंसी कौन सी है, ये जेपीए वाली जो ऐड किया था। ये दूसरी डिपेंडेंसी, ये कौन सी है, वेब एमवीसी, ठीक है, वेब वाला। तीसरी माइस्क्वेल वाला, है ना। चौथी डिपेंडेंसी बाय डिफॉल्ट इसमें रहती है टेस्टिंग के लिए, ये जेपीए टेस्ट, एमवीसी टेस्ट, ठीक है। तो ये डिपेंडेंसीज इसमें बाय डिफॉल्ट रहती है, आप कनेक्ट करो या ना करो। टेस्टिंग वाला जो मैंने बताया था एम्बेडेड है, ठीक है। अब चूंकि ये डिपेंडेंसी डली है, इस वजह से अगर आप इसमें जाएंगे कि मावेन की डिपेंडेंसीज कौन सी थी, इसके आगे के जो एरो है ना उसको क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे सब कुछ की जो जो इतनी जार फाइल, देखो हाइबरनेट भी ला लिया उसने डाटाबेस बोले तो, है ना। माइस्क्वेल भी ला लिया होगा, जेसन वगैरह ला लिया। जे यूनिट ये है आपकी टेस्टिंग टूल, टेस्टिंग की वजह से। लॉगिंग के लिए लॉग4 जे ला लिया उसने, ठीक है। ये मॉकिटो वॉकिटो यूज होता है आपका टेस्टिंग में। फिर डेटा कॉमन्स, डेटा जेपीए, ये जो ऑटो कॉन्फ़िगर, जैसे जेपीए का ऑटो कॉन्फ़िगर, अगर आप इसको ऑटो कॉन्फ़िगर करेंगे ना, यानी इतनी सारी क्लासेस आपके लिए काम करने वाली है। ये आपका एओपी, ये वो सब कुछ जो ऑटो कॉन्फ़िगर डेटा वगैरह जो करने वाला है, इतने सारे पैकेज के अंदर और क्लासेस, ठीक है। ऑटो कॉन्फ़िगर, मेटा डेटा, तो कहने का मतलब है कि जो जो चीजें आपकी, ये आपकी क्लास पाथ को स्कैन करते रहता है। और क्लास पाथ में जिन चीजों की जरूरत है, अगर आपने अभी जैसे ये डिपेंडेंसी डाल तो दी और आप बोलेंगे कि मैं इस प्रोजेक्ट को रन करता हूँ, एरर आएगी। क्यों एरर आएगी? बोलेगा भाई माइस्क्वेल यूज किया है, वेर इज योर ड्राइवर, वेर इज योर, वो तो लिखा ही नहीं तूने। तो फर्जी में कोई काम होता नहीं है। वो स्मार्टली आपको हेल्प कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लगा कि ये 50 डिपेंडेंसी डाल के रख देता हूँ ना यार पड़ी रहेगी, ऐसा नहीं होता। आपकी एप्लीकेशन नहीं रन होगी। आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है वही यहाँ होनी चाहिए और उसी से रिलेटेड कोड पीछे होना चाहिए। तो वो पूरा क्लास पाथ स्कैन करता है, ओके ये काम किया उसने, तो वो उसकी रन टाइम पे उसकी जो क्लासेस है उसको एक्टिवेट करता है। अदरवाइज ये सबकी सबको एक्टिवेट कर लेगा तो कितनी बल्कि एप्लीकेशन हो जाएगी। यानी यहाँ पे रहने के बाद में भी बहुत सारी चीजें एक्टिवेटेड नहीं रहती। क्यों? क्योंकि उसको आपने यूज नहीं किया है, ठीक है। तो उसको रन टाइम पे एक्टिवेट करता है आपके क्लास पाथ को स्कैन करके। तो ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन उसी का नतीजा है। तो इट इज रिकमेंडेड कि आपको जो चीज चाहिए रन करने के समय वही आप इसमें रखेंगे, एक्टिवेट करवाएंगे, बाकी को नहीं करवाएंगे। तो इसलिए या तो मैं यहाँ से अभी डिपेंडेंसी हटा देता हूँ या कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। कोई भी एक बात हम लोग कर सकते हैं। तो चलो ये क्या है, माइस्क्वेल कनेक्टर, अभी मैं डाटाबेस कनेक्टिविटी नहीं करने जा रहा हूँ, तो जेपीए को भी मैं हटा देता हूँ, कमेंट कर दिया, हुआ नहीं बाकी। ठीक है, माइस्क्वेल को हटा दिया, जेपीए को हटा दिया, ओके, सेव कर दिया। तो सेव किया तो देख रहे हैं ये फिर से बिल्ड करना चालू किया इसने। अब बिल्ड किया, इसका मतलब क्या हो रहा है मालूम है? उसको यहाँ से हटा दिया होगा जेपीए वगैरह को। हाँ,
खुद से हटा देगा उसको, जिसको मैंने कमेंट किया है ना उससे रिलेटेड जितनी डिपेंडेंसी लाया होगा उसको उसने हटा दिया होगा। लेकिन देखो वेब है तो देखो टॉमकेट आ गया, इसमें इनबिल्ट है, एम्बेडेड है, इसका अपना खुद का टॉमकेट है। ठीक है बेटा, तो आपको कंफ्यूज ना हो इसलिए एक मिनट, जेपी भी अभी भी है, एक मिनट, तभी मैं बोलूँगी डाटाबेस क्यों दिख रहा है। देखिए कम हुई ना, ध्यान दिया आपने? नहीं दिया होगा, जेपी को कमेंट किया वैसे ही यहाँ की डिपेंडेंसी कम हो गई, ओके, जार फाइल कम हो गई। तो जब मांगोगे तब ला देगा, उसको कोई ये है नहीं। ठीक है, और कभी बहुत ज़्यादा आपने फॉर्म डॉट एक्सएमएल के साथ खेल खेल लिया है तो कोशिश एक करना, आप यहाँ पे जाना, अपने प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करना और इसको माविन में जाके इसको अपडेट प्रोजेक्ट कर लेना। कई बार होता है कि किसी कारण से ये बोलेगा, ये प्रोजेक्ट का नाम देगा, ओके कर देना। तो देख रहे हो वो अपडेट कर रहा है कि कोई डिपेंडेंसी गलती से नहीं आई होगी या एक्स्ट्रा की पड़ी होगी तो उसको क्लीन कर देगा, वो मैंने अपडेट कर देगा। फिर वो ज़्यादा टाइम नहीं लेता, कर दिया उसने, अपडेट कर दिया। ओके, अब मैं थोड़ा सा इसका ये दिखा दूं। अब यहाँ देख रहे हैं आपके पास में एक SRC मेन के अंदर जावा का फोल्डर है, SRC मेन के अंदर रिसोर्सेस है, SRC टेस्ट के अंदर यहाँ देखो मेन का जस्ट टेस्ट कर दिया। तो अगर आपको अपनी एप्लीकेशन टेस्ट करनी रहती तो इसके अंदर किया जाता है, वो यहाँ से डायरेक्ट रन नहीं किया जाता क्योंकि प्रॉक्सी करना पड़ता है। इसमें करते हो टेस्टिंग के टाइम पे देखेंगे, ठीक है। JRE की लाइब्रेरी है यहाँ पे, जावा की माविन की डिपेंडेंसी अभी दिखाई दिया मैंने। तो ये बाकी SRC के अंदर आप देखेंगे तो मेन, और ये मेन किसके लिए है, मेन के लिए है, और टेस्ट किसके लिए, टेस्टिंग के लिए है ना। तो ये टेस्टिंग के टाइम पे काम आता है। और ये देखो मैंने आपको बताया था कि ये कमांड प्रॉम्प्ट से चला सकते हो, तो उसके लिए इनकी जरूरत पड़ती है, अदरवाइज इट इज नॉट रिक्वायर्ड। रहने दो, पड़ा रहने दो, इंपॉर्टेंट है आपकी फॉर्म डॉट एक्सएमएल। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग कि हमारे पास में ये हमको अभी तक देख रहे हैं जावा मेन, जावा में उसने एक प्रोजेक्ट पैकेज बना के दिया है जो हमने बनाया था, com.spring.boot, और इसके अंदर उसने एक क्लास भी बना दिया है। यह है हमारी मेन मेथड वाली क्लास, इसमें है हमारी मेन मेथड। बना वेब एप्लीकेशन रहे लेकिन मेन मेथड वाली क्लास है और वो उसने खुद ने बनाया, ठीक है। तो दिस इज आवर एंट्री पॉइंट, यहाँ से हमारा कोर जावा जैसी ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन रन होगी, ठीक है। ओके, तो हमको जो आगे जाके कंट्रोलर्स बनाने, मॉडल बनाने, सर्विसेज बनानी है, तो उसका बेस पैकेज ये रहेगा, इसके अंदर बनाने, जो हमने कल बात की थी कि बेस पैकेज के पैरेलल में कुछ नहीं होना चाहिए। तो आप जो कुछ भी बनाओगे com.spring.boot के अंदर बनाओगे, पैरेलल पे भी जाने की कोशिश नहीं करना, या यहाँ पे भी बनाने की कोशिश नहीं करना। क्यों? क्योंकि इसको रहने दो रिजर्व मेन मेथड के लिए। अब जो बनाना है इसके अंदर बनाना है। से मेरे को कंट्रोलर बनाना है, तो मैं इस पे जाके न्यू पैकेज एक क्रिएट कर देता हूँ और डॉट कंट्रोलर डाल देता हूँ, फिनिश, ठीक है। तो ये बूट के अंदर कंट्रोलर है। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये तो इसके पैरेलल में ही दिख रहा है ना।
तो बेटा इसका ना फाइल सिस्टम देखोगे तो वहाँ आपको बराबर दिख जाएगा। ये है पैकेज एक्सप्लोरर, इसका फाइल सिस्टम भी होता है, बताता बाद में। तो वहाँ मैंने इसमें नेटबिन में बताया था, फाइल सिस्टम अलग होता है, फाइल्स अलग दिखता है, यहाँ पे भी होता है। तो यहाँ कंट्रोलर और कुछ मॉडल ये सब इधर ही बनेंगे, है ना। रिसोर्सेस, रिसोर्सेस एक दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अंदर जैसे जाते हैं तो एक्चुअली स्प्रिंग बूट जेएसपी को डायरेक्टली सपोर्ट नहीं देता, जेएसपी को डायरेक्टली सपोर्ट नहीं देता, क्योंकि स्प्रिंग बूट बना है सर्विसेज बनाने के लिए, वेब सर्विसेज के लिए, है ना, रेस्ट एपीआईज के लिए, इनके लिए बना हुआ है। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने क्या बोला डायरेक्ट सपोर्ट नहीं देता, बट वो सपोर्ट हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो लेकिन कुछ टेम्पलेट्स ऐसे होते हैं, जैसे अभी थाइमली की बात किया मैंने, है ना, जो हम लोग पढ़ेंगे, तो उसको हम लोग ये टेम्पलेट के अंदर डाल देते हैं, है ना। आपका फ्रंट पेज, फ्रंट एंड एचटीएमएल फाइल ये टेम्पलेट के अंदर रहती है। स्टैटिक में आप डाल सकते हैं, आपके स्टैटिक जैसे इमेजेस डाल सकते हैं, वो स्टैटिक के अंदर रहेगी, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज राइट नाउ, ये जब करेंगे तब करेंगे, लेकिन वो है एप्लीकेशन प्रॉपर्टी। अभी आपको खाली मिलेगी, या ज़्यादा से ज़्यादा इसने नाम दे दिया है। अगर आपको जो इसने कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है उस कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर कुछ कस्टमाइजेशन करना है आपके हिसाब से, जैसे मैंने बोला कि यू कैन डू योर कस्टमाइजेशन आल्सो। अब जैसे ये वेब एप्लीकेशन, इसका डिफॉल्ट पोर्ट नंबर होगा, आपको कुछ नहीं करना है, वो डिफॉल्ट के साथ काम करे। लेकिन आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को पोर्ट चेंज करना है, यू कैन चेंज पोर्ट फ्रॉम हियर। और इतना आसान है, सिंपल आप यहाँ पे पोर्ट लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है इसमें। पोर्ट लिखेंगे, वैसे तो मेरे को पता है इसकी सर्वर डॉट पोर्ट होता है, लेकिन पोर्ट चेंज करना है तो पोर्ट सर्वर डॉट पोर्ट इक्वल टू से मैंने बोला 9090 खत्म कर दिया उसने 9090। आपकी एप्लीकेशन हो सकता है कि बाय डिफॉल्ट 8080 रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे डाटाबेस के जो यूआरएल वगैरह देने होते हैं, ड्राइवर्स देने होते हैं, वो यहीं देते हैं। ये प्रॉपर्टी फाइल उस काम के लिए आती है ना। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रॉपर्टी फाइल का एक बेहतरीन यूज हम लोग करेंगे, ठीक है। फिलहाल मैं ये पोर्ट अभी हटा देता हूँ, जरूरत पड़ेगी तो लगा देंगे। ओके, तो ये हो गया प्रॉपर्टी फाइल। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। कल तक जितना देखा उतना तो काम पहले कर लेते हैं एमवीसी में, क्योंकि वेब एप्लीकेशन तो बना ही रहे। तो मैंने यहाँ पे अभी कंट्रोलर नाम का फोल्डर बना लिया, पैकेज बना लिया। इस पे मैं एक कंट्रोलर एक जावा की क्लास बना देता हूँ। चलो अभी पहला टेस्टिंग कर लेते हैं, टेस्ट कंट्रोलर, ठीक है, फिनिश। इट इज सिंपल जावा क्लास। यहाँ कंट्रोलर कैसे बनता है बेटा? कंट्रोलर मतलब जो हमारे यूजर डिफाइंड कंट्रोलर है वो ये बन गए, ठीक है। इसके ऊपर एनोटेशन दे देंगे कंट्रोलर, कंट्रोलर, ठीक है। ये किया था कल हमने। यहाँ पे क्या होगा, रिक्वेस्ट हैंडलर, तो एक मेथड होगी पब्लिक स्ट्रिंग, रिटर्न टाइप स्ट्रिंग होना चाहिए, मैंने बताया था। जस्ट एक वेलकम कर देते हैं, वेलकम मेथड बना देते हैं, ठीक है। इट शुड रिटर्न व्हाट, वेलकम टू स्प्रिंग बूट,
है एनोटेशन, रिक्वेस्ट मैपिंग देखा था कल। स्लैश ले देता है ना, और रिस्पॉन्स बॉडी यूज कर लेते हैं। वैसे यहां किया था तो कल नहीं दे रहा था ना, मेथड के ऊपर ही था, लेकिन यहाँ पे देना चाहिए। अभी ये अब बूट है तो समझदारी से करता है कि देख लेते हैं, ये थोड़ी सी चीजें होती है। ये मैसेज मेरे को ब्राउजर पे प्रिंट करवाना है, इसलिए प्रसाद मैंने रिस्पॉन्स बॉडी दिया है, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं होती है ना। अभी मैं आता हूँ, इसके बाद मैं जस्ट एक एप्लीकेशन रन करके देख लेते हैं। और इसको रन करने के पहले मैं एक छोटी सी चीज आपको बता देता हूँ कि जब हमने स्प्रिंग पढ़ा था तो याद आ रहा है, जब मैंने कंप्लीट एक्सएमएल से कन्वर्ट किया था जावा में, तो मैंने कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाई थी, जावा की क्लास बनाई थी, उस पे एनोटेशन था कॉन्फ़िगरेशन, है ना, याद आ रहा है। एक्चुअली बेटा वही फाइल ये है, मेन मेथड वाली क्लास, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, ये मैंने लेकर गया, हाँ देख लो पहले इसको रूपाली, मैंने उस पे उस एनोटेशन पे ये कर्सर लेकर गया, इसके अंदर ये सारे एनोटेशन आए, कौन कौन से, कंपोनेंट स्कैन आ गया, कॉन्फ़िगरेशन का स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन आ गया, मतलब अगर नॉर्मल स्प्रिंग एप्लीकेशन होती तो अर्ली कॉन्फ़िगरेशन होता हो, स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन आ गया, एनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन आ गया, कंपोनेंट स्कैन करना पड़ता था हमको, जाके देख के फिर बकायदा पूरा पैकेज देना पड़ता था। इसका मतलब है इस पे ये ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, आपको करने की जरूरत नहीं है। इसने जो एक तो एनोटेशन लगा के रखा है स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, ये एक एनोटेशन अपने अंदर इतने एनोटेशन को एनकैप्सुलेट करके बैठा हुआ है ना। अगर आप थोड़ा सा कोई बच्चा कंपेयर कर रहा होगा कि सर हमने स्प्रिंग में काम किया था तो वहां बड़ा कॉन्फ़िगर लिखा था, कंपोनेंट लिखे थे, है ना, ये सब चीज लिखे थे, इधर किधर लिख रहे हैं, तो यहाँ पे बता रहा हूँ, यही बोल रहा हूँ कि स्प्रिंग बूट आपके काम आसान कर दे रहा है, लेकिन एक बार आपको देखने की जरूरत होती है कि कैसे आसान कर रहा है ना। तो ये अपने आप ही स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन सबका बाप है, जो हमने तो खुद की कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाई। इसका क्या मतलब हुआ, अगर मेरे को कोई बीन बनानी है इन फ्यूचर तो मैं मेन मेथड वाली क्लास में बना सकता हूँ, यही मतलब हुआ। अगर मैं कंपोनेंट ना दूं और यहाँ पे बीन बना दूं, जैसे उस दिन बनाया था स्प्रिंग में कॉन्फ़िगरेशन वाली क्लास में, तो मैं यहाँ बना सकता हूँ, ठीक है। अभी तो हालांकि मेरे को कुछ और बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये होगी मेरी मेन मेथड वाली क्लास। मैंने बिना कोई जेएसपी बनाए, बिना कोई लॉजिक लिखे एक छोटा सा कंट्रोलर बना दिया, टेस्ट कंट्रोलर, और एक मैसेज प्रिंट किया। लेट्स चेक कि क्या ये काम कर रहा है। तो करना कुछ नहीं है, मेन मेथड वाली क्लास पे जाने का, राइट क्लिक करने का, और इसको रन एज में आप इसको नॉर्मल जावा एप्लीकेशन भी बोल सकते हो तो भी रन होगा। मेरा रिकमेंडेशन रहता है कि स्प्रिंग बूट ऐप बोला करो, ठीक है। बाकी जावा एप्लीकेशन से भी रन होता है, ये रन किया तो यहां देखेंगे कि ये बकायदा आपको बड़ा सुंदर सा स्प्रिंग एक ऐसा बना के आता है बैनर वगैरह, और आप ध्यान से देखेंगे, देखो टॉमकैट स्टार्ट कर दिया भाई 8080 पोर्ट से, है ना, मतलब आपकी एप्लीकेशन रन हो गई। हाँ, यहाँ से ब्राउजर डायरेक्टली ओपन नहीं होता है, आपको ब्राउजर सेपरेटली ओपन करना पड़ता है। और HTTP लोकल होस्ट
8080 और जस्ट पोर्ट के बाद सीधे, क्योंकि अभी हमने कंटेक्स्ट पाथ नहीं दिया है, अदरवाइज कंटेक्स्ट पाथ दे देते। यहां दिखा देता हूं, यहां दिखाएगा ये देखिए कंटेक्स्ट पाथ क्या है अपना, स्लैश है, मतलब प्रोजेक्ट का नाम कुछ आने वाला नहीं है, सिंपल सी बात। कंटेक्स्ट पाथ की वजह से प्रोजेक्ट का नाम आता है ना। प्रोजेक्ट का नाम तो होता ही नहीं, मैं पहले भी बोला है आपको सर्वलेट पढ़ाते समय, इट इज अ कंटेक्स्ट पाथ। ठीक है, अगर आपको कंटेक्स्ट पाथ अगर देनी ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रिसोर्स में आ जाइए, एप्लीकेशन में, यहाँ पे कंटेक्स्ट लिखिए, ये दिख ही रहा है आपको, server.servlet.context path, है ना। क्या बोलूँ मैं, सॉरी डबल कोट देने की जरूरत नहीं है, सिंपल टैग दे दो, है ना। और अब एक बार मैं पोर्ट भी दे देता हूँ यहाँ पे दिखाने के लिए, सर्वर डॉट पोर्ट होता है वो, सर्वर डॉट पोर्ट 9090 सेव किया। दोबारा रन करना है तो बेटा देखो, या तो आप पहले इसको स्टॉप करो, एक तरीका, दूसरा रीलॉन्च करो, ठीक है। डायरेक्टली जाके रन मत कर देना, क्या होता है कि पहले वाला चल रहा है अभी और आपने दूसरा रन कर दिया तो उसमें जनरली कॉन्फ्लिक्ट आएंगे आपके पोर्ट पे, लेकिन रीलॉन्च करोगे तो अभी तो वैसे भी नहीं आना था क्योंकि हमने पोर्ट चेंज कर रखा है, तो चालू हो जाता अभी। क्या हो गया, कंटेक्स्ट, ओहो मैंने स्लैश नहीं दिया ना उसमें, ठीक है, डन, देख लो ये आ गया नया कंटेक्स्ट पाथ, ठीक है। एप्लीकेशन रन हो गई, ये देख लीजिए पोर्ट नंबर 9090, एज सिंपल एज दिस। अभी 8080 था, अभी ऑफ कोर्स इस पर रन करूंगा तो कुछ तो होना नहीं है, ठीक है, प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आप जाएंगे लोग 9090 पे, स्लैश बैक होगा, आप कंटेक्स्ट पाथ, उसके बाद स्लैश लगेगा, जब भी मैंने सीधे पोर्ट नंबर के बाद स्लैश मारा था क्योंकि अभी कंटेक्स्ट पाथ मेरा स्लैश था। तो वेलकम टू स्प्रिंग बूट, ठीक है हीरो। बेटा देखो शीर्षासन लगवाओ एक हाथ में यहीं पे, अगर थोड़ा भी मेरे को ऐसा दिखा मैं बाहर कर देने वाला बता रहा हूं, फिर हाँ तो मैं अपने आप ही बाहर कर दूंगा तेरे को। हाँ, तुम्हारे शरीर पे कंट्रोल नहीं है, अपने आप होता है। अरे फालतू के एक्सक्यूज देना नहीं, मैं बहुत गंदा डांट खाने वाला है तू अभी, क्योंकि तेरा घड़ा भर चुका है एक्चुअली, तेरे को झेल झेल के ऐसा लगता है कि भैया अब खत्म होगा, अब खत्म होगा, अब खत्म होगा, तेरी चीजें खत्म नहीं हो रही है, समझ रहा है ना। अब मैं तेरी एक चीज भी बर्दाश्त नहीं करने वाला, हो सकता है तेरे को एकदम मेन टॉपिक के समय बात कर दूंगा, सो बी अलर्ट। और मेरा दिमाग मत खराब करना इन सब चीजों में, बता रहा हूं, क्योंकि उसका इम्पैक्ट यहाँ पे भी पड़ता है।
ओके बेटा, ठीक है। मेरा एप्लीकेशन तो एक बेसिक मेरी एप्लीकेशन रन हो गई है ना। तो दिस इज नॉट द ओनली पार्ट कि हमको एप्लीकेशन रन ही करनी थी। अब थोड़ा सा हम आगे बात करेंगे उस पर। एक जेएसपी का थोड़ा सा इशू रहता है इसका, तो मैं पहली बार अब एक जेएसपी को रन करके देखेंगे, है ना। इसको मैं अभी यहां से बंद कर देता हूं, ठीक है। अब जेएसपी को रन करना है तो मैं क्या करता, अपना जो कंट्रोलर है इसमें एक हैंडलर बनाता हूं। अभी देखो यहाँ पे रिस्पॉन्स बॉडी से काम कर गया, वही बड़ा कंफ्यूज करता है वो। तो अभी मैं इसको तो हटा देता हूं और यहाँ पे मैं वेलकम डॉट जेएसपी बना देते हैं, ठीक है। ये जेएसपी फाइल का नाम होगा। प्रसाद समझा क्या बेटा? ये यहाँ पे जो लिखा है अगर वो ब्राउजर पे प्रिंट करवाना है ना तो यहाँ पे रिस्पॉन्स बॉडी देना पड़ता है, जो अभी मैंने दिया था और अभी हटाया। अगर मेरे को अदरवाइज इट इज द नेम ऑफ द व्यू, ये व्यू का नाम है, व्यू बोले तो जेएसपी, ये जेएसपी फाइल का नाम है। अगर अभी मैं रन करूंगा तो ये वेलकम प्रिंट करके नहीं देगा मेरे को, वो बोलेगा कि इस नाम की जेएसपी फाइल किधर है भाई, ये तो आपने नाम दिया है, ठीक है ना। कल नहीं था इसलिए बता दे रहा हूं। तो अब ये जेएसपी फाइल बनेगी कहाँ, तो आपको बता दूं कि ये जेएसपी फाइल बनती है, ये जो सोर्स है ना इसके अंदर, क्योंकि ये जो टेम्पलेट है ये बिल्ट इन टेम्पलेट जिसको सपोर्ट करता है उसके लिए, जैसे थाइमलीप, लेकिन जेएसपी बिल्ट इन सपोर्ट नहीं है इसको। तो हमको क्या करना है, ये जो एसआरसी के अंदर जाके मेन में जाके यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करना, क्योंकि मेन के अंदर कुछ है नहीं। तो यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लो आप लोग, से नाम अपने मन से दे सकते हो, नहीं अपने मन से नहीं दे सकते। पहला फोल्डर तो आपको वेब ऐप नाम से बनाना है, ये कंपलसरी है। वेब ऐप, ठीक है, वेब एप्लीकेशन वाला वेब ऐप, ये फोल्डर रहेगा। और वेब ऐप के अंदर जाके आप एक फोल्डर और बनाएंगे जो आप कोई भी नाम दे सकते हो, व्यूज, जेएसपी, ये वो जो भी आपको देना है, VI व्यूज, फिनिश। और इसके अंदर जाके आप बनाएंगे जेएसपी फाइल, ठीक है। तो आप यहाँ पे चूंकि ये सपोर्ट नहीं करता इसलिए आप अदर में जाएंगे, और अदर में जाने के बाद यहाँ पे वेब में जाएंगे और यहाँ पे जेएसपी फाइल। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपके किसी के भी पास ये वेब नाम का फोल्डर नहीं आ रहा होगा अभी, मतलब अभी आप डायरेक्टली जेएसपी फाइल बना नहीं पाएंगे, शायद नहीं आ रहा है ना। ठीक है, मैं तो बना देता हूं, फिर तुमको बताता हूं कि कैसे लाना है, ठीक है। तो ये जेएसपी फाइल, अब इस जेएसपी फाइल का एक नाम होगा, वेलकम। इट मस्ट बी द सेम नेम है जो वहां से रिटर्न कर रहे हैं, वेलकम डॉट जेएसपी। उसमें कुछ करना होगा, फिनिश, ठीक है, बन गई जेएसपी फाइल। फिलहाल मैं इसके थ्रू वेलकम स्प्रिंग बूट फ्रॉम जेएसपी ये मैसेज देता हूं। अभी
डायनामिक कंटेंट का लेन देन नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है। ये फाइल हमारी बनी हुई है। अभी देखना, अभी छोटी छोटी दिक्कतें आएगी, वो दिक्कतों को कैसे सॉर्ट आउट करना है वो नोट करके जाना। तो पहली बात तो अभी जैसे मैंने बताया कि आप व्यूज में जाके न्यू, यहाँ जेएसपी लिस्ट में तो दिखना नहीं है आपको, लेकिन अगर अदर में भी जाएंगे और अदर में भी जाके आप वेब के अंदर ढूंढ, वेब ही शायद ना मिले आपको, है ना। वेब नहीं मिलेगा तो उसके अंदर की जेएसपी फाइल तो मिलना ही नहीं है, ठीक है। ये प्रॉब्लम कुछ नहीं है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है कि स्प्रिंग बूट है भैया, तो ये जनरली वेब पेज नहीं बनाता, ये सर्विसेज बनाता है, बैकएंड सर्विसेज के लिए यूज होता है, तो इसलिए वो डालता नहीं। लेकिन वो ये बोलता है, इक्लिप्स का प्रॉब्लम ये है, वो जितना कम आता है उतना ही कम रखता है। वो बोलता है जरूरत है ना डेवलपर को तो ला लो, ठीक है। इसलिए इस इक्लिप्स को मैं शुरुआत में सिखाने के लिए नहीं करता, क्योंकि हर छोटी चीज लेके आओ लेके आओ, है ना। इसको हम लोग फुल्ली लोडेड कर सकते हैं, लेकिन करना पड़ता है मैन्युअली। अब चूंकि ये पहले से डला हुआ था, इसलिए इसमें मैंने शायद कर रखा है, आपको बताता हूँ आप लोग कैसे करेंगे, है ना। तो अभी उस पर नहीं जाते, अभी और दूसरी प्रॉब्लम देखते हैं। तो अभी तो देखा जाए तो ये वेलकम दे दिया मैंने, है ना। अब मैं इस एप्लीकेशन को रीलॉन्च करता हूँ। मेरे को पता है अभी चलना नहीं है, लेकिन देखो इधर कोई एरर नहीं है, लेकिन अगर मैं यहां पे जाके, यहां पे जाके क्या बोल रहा है ये, 404 का एरर दे दिया, रिसोर्स नॉट फाउंड। हाँ बेटा, अभी दिखाया था ना तेरे को मैंने, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में कंपोनेंट स्कैन तो आ गया है उसके अंदर आ गया। और जेएसपी बेस पाथ की वजह से अफेक्ट नहीं होती, क्लास अफेक्ट होती है। जेएसपी का बेस पाथ से कोई लेना देना नहीं। जेएसपी की प्रॉब्लम होगी तो व्यू रिजॉल्वर की होगी, है ना। व्यू रिजॉल्वर की नाम तो दे दिया, लेकिन वो पहचान नहीं पा रहा है, तो व्यू रिजॉल्वर। अब चूंकि जेएसपी कोई सपोर्ट नहीं है, तो फिर वो व्यू रिजॉल्वर जेएसपी को रिजॉल्व कैसे करेगा, है ना। देखो क्या होता, अगर मैं टेम्पलेट में कुछ रखता तो वो तो इसका अपना है, तो वो पहचान लेता। लेकिन भैया मैंने तो अपने तरफ से बनाए हैं फोल्डर्स, तो मैंने अभी आपको पढ़ाते समय बताया कि अगर आप कुछ कस्टमाइज करते हैं तो थोड़ा सा उसको बताना पड़ेगा, उतना काम करना पड़ेगा। तो फिर बताने के लिए सबसे अच्छी जगह है हमारे पास प्रॉपर्टी फाइल, ठीक है। तो यहीं पे बेटा हमको प्रीफिक्स और सफिक्स देना पड़ता है। सिंपल लिखो प्रीफिक्स, तो आपको दिखेगा, ये देखो स्प्रिंग एमवीसी व्यू प्रीफिक्स डॉट प्रीफिक्स, ये ठीक है। तो इसमें जो आप ना ये देखिए, वेब ऐप को तो टच नहीं करना है, उसके अंदर आपने जो फोल्डर बनाया है स्लैश लगाना है, उस फोल्डर का नाम व्यूज और स्लैश, ये होगा आपका प्रीफिक्स। जाके देखना कल का व्यू रिजॉल्वर, है ना, इट इज अ प्रीफिक्स। फिर वैसे ही एक सफिक्स देना है हमको, एमवीसी व्यू सफिक्स, तो ये हो गया डॉट जेएसपी। ये काम कर लिया हमने व्यू रिजॉल्वर का, कोई कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। वी आर सिंपली प्रोवाइडिंग कन्वेंशंस कि ये है भैया प्रीफिक्स सफिक्स, किधर ते कॉन्फ़िगर करना है तो करते बैठ, है ना। तेरा व्यू रिजॉल्वर तेरे को मुबारक। इतना कर दिया तो कायदे से मैंने अपनी जिम्मेदारी तो पूरी कर दिया, लेकिन अभी भी दिक्कत आएगी। इसको मैं फिर से रीलॉन्च करता हूं। तो आप देखेंगे यहां कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं यहां आता हूं, ध्यान से देखना, अभी ये मैंने एंटर मारा, एक पक्षी उड़ा बाजू में, है मतलब वो फाइल को अभी वो ओपन नहीं कर रहा है, ये
डाउनलोड कर रहा है। तो ये जो पक्षी उड़ रहे हैं ना, इसका रीजन ये है कि ये जो टॉमकेट एम्बेडेड है ना, तो टॉमकेट एम्बेडेड है तो वो जेएसपी फाइल को सर्वलेट में जो कन्वर्ट करना, पार्सिंग वाला जो काम रहता है वो कर नहीं पा रहा है, उसकी फैसिलिटी का उसके पास में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हमको यहाँ पे एक जास्पर नाम की डिपेंडेंसी को थोड़ा सा डालना पड़ेगा। एक डिपेंडेंसी होती है जास्पर, तो आप वो डिपेंडेंसी को माविन से मांग सकते हैं। तो यहाँ पे आप आइएगा और माविन रिपोजिटरी आप मांगिए, माविन रिपोजिटरी। ये माविन रिपोजिटरी मतलब उसका गोडाउन है, उसके गोडाउन में जाओ और यहाँ पे जैस्पर सिंपल आप टाइप करो। तो ये देखिए टॉमकेट जास्पर। अब जास्पर भी बेटा ये स्पेशली ये ऊपर के 3 जो है, इसमें मुझे लगता है एम्बेड वाले को यूज करना चाहिए हमको। मैं देख लेता है ना, एम्बेड वाले को यूज करना चाहिए। अब इसमें मैं कोई एक वर्जन उठा लेता हूँ। सबसे ज्यादा यूज ये हो रहा है, इसी को उठाते हैं। ये रहती है टॉमकेट एम्बेड जास्पर। ये डिपेंडेंसी को ऐसा लेके कॉपी कर लो और कहाँ जाओगे आप, अपने form.xml में चले जाना और ये जैसी दूसरी डिपेंडेंसीज है यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, नीचे बिल्ड हो रहा है वो 100% बिल्ड। ठीक है, इसको एक बार का रीलॉन्च कर देते हैं। एप्लीकेशन में जाते हैं, जेएसपी फाइल चल गई एट लास्ट। वेलकम स्प्रिंग बूट फ्रॉम जेएसपी। ठीक है, मतलब मैंने अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीटली सेट किया। अब बस धड़ाधड़ काम है ना। तो मैं आज लैब भी और ये काम मैं अभी इसलिए छोड़ रहा हूँ, इतना काम सब लोग कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग वो ओपन कीजिए अपना अपना प्रोजेक्ट। पहले मैं जेएसपी लाने का वो तो कर दूँ आपका, बाकी तो आप कर